नमस्कार, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। राजधानी देहरादून से खबर, जहां पर 80 लोगों के साथ फ्लैट खरीदने में धोखाधड़ी के मामले में अब पुलिस ने जारी किया है आरोपी दंपति के खिलाफ लुकआउट नोटिस। जी हां, देहरादून में पुष्पांजलि रियल्स एंड इन्फोटेक कंपनी के मालिक दीपक मित्तल और उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें बिल्डर ने करीब 50 करोड़ रुपए निवेशकों से लेकर लॉकडाउन से पहले ही विदेश फरार हो गया था, जिस पर देहरादून के डालनवाला थाने में 3 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस अब मित्तल के पार्टनर और मित्तल के पिता, जिनके पास कंपनी का वित्तीय अधिकार है, उनसे बातचीत करके पुष्पांजलि के निवेशकों को राहत देने की बात कर रही है। तथ्य यहाँ पे सामने आए हैं और जिसके आधार पर यहाँ पर अग्रिम कार्रवाई की गई है। और दीपक मित्तल और राखी मित्तल हैं जो लगभग फरवरी 2020 से भारत से बाहर हैं और उनके संदर्भ में इनके लिए नोटिस भी भेजा गया था और इनको पेश होने के लिए बताया गया था। वंदे भारत योजना के तहत जो फ्लाइट्स हैं वो अभी ऑपरेशनल हैं, उसके बावजूद भी उनका यहाँ पर बार बार बताने के बावजूद भी वो पेश नहीं हुए। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर सट्टे के खिलाफ की गई है एक बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आईपीएल में सट्टे की सूचना पर छापेमारी और छापेमारी में 20 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया। शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला। तो सट्टे के खिलाफ एक ये बड़ी कार्रवाई। आईपीएल में सट्टे की सूचना पर छापेमारी की गई है। 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं इस छापेमारी में। साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सट्टे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं और इस छापेमारी में पुलिस ने लाखों रुपए बरामद कर लिए। कुल संख्या 20 लाख रुपए की बताई जा रही है, जो पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। ऑनलाइन सट्टा खेला जा रहा था, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और इस बीच आपको एक और अपडेट दे देते हैं कि अब 20 की जगह 26 लाख रुपए बरामद किए हैं पुलिस ने। तो ये बड़ी कार्रवाई कही जाएगी। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ 26 लाख रुपए की बरामदगी और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। और इसमें अभी 3 लोगों का अरेस्टिंग हो गया है। इनके पास से लगभग 25-26 लाख के आसपास जो है रिकवर हुआ है पैसा, जो कि सट्टे का पैसा है। और इसके अलावा जो है कुछ मोबाइल फ़ोन, जिसके माध्यम से ये लोग सट्टे के लिए जो है पैसा का जो बातचीत होती थी पैसे के लिए, वो क्या करते थे, वो भी हमने रिकवर किए हैं। उसमें जो चैट्स हैं उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी जानकारी लेने का उनके बारे में। कल एक ऐसा ही एक मामला सामने आया रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नहर पटरी के पास आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 2 सटोरियों को पकड़ लिया। इनके पास से देखिए 2,09,000 रुपए बरामद हुए, 3 मोबाइल फोन बरामद हुए, 5 नए सिम कार्ड बरामद हुए, एक एटीएम और कार बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी मंगलोर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गैंग में शामिल बाकी सदस्यों की भी तलाश कर रही है पुलिस। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं त्योहारों को लेकर एसओपी जारी कर दिया गया है। त्योहारी आयोजनों को लेकर एसओपी जारी हुआ है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट फिलहाल नहीं है, लेकिन आयोजन स्थल पर करेगा प्रशासन सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। ये जिम्मेदारी किसी भी आयोजक के सर पर दी गई है। अब किसी भी आयोजन पर 200 लोग शामिल हो सकते हैं, इसकी परमिशन मिल गई है। भीड़ प्रबंधन का ध्यान रखा जाएगा विशेष तौर पर। आयोजक की होगी पूरे काम की जिम्मेदारी, पूरे प्रोग्राम की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। प्रशासन की देखरेख में होगी त्योहारी आयोजन। उत्तराखंड में अब लोगों को दी गई सहूलियत के बाद टूरिस्टों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में पुलिस को कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कराना है। इसके लिए पुलिस ने एसओपी तैयार किया है और एसओपी में कहा गया है कि चेकिंग के दौरान यात्रियों से दूरी बनाकर पुलिसकर्मी बात करेंगे और किसी भी टूरिस्ट को बिना मास्क और सैनिटाइजेशन की प्रवेश नहीं दिया जाएगा प्रदेश में। कम से कम असुविधा हो
कोई दिक्कत ना हो, एक अच्छा जो फीडबैक है उसके साथ वो वापस जाएं। लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना है उसके संक्रमण को लेकर के जो एनफोर्समेंट करना है, जिसको बचाव को लेकर के जो प्रिकॉशन लिए जाने हैं, उनमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर सरकार ने टीचर्स और पेरेंट्स के सुझाव को मान लिया तो 15 अक्टूबर से 10वीं और 12वीं क्लास की पढ़ाई शुरू हो सकती है। लेकिन राज्य भर में आए हुए सुझावों की आखिरी तारीख का फैसला 14 अक्टूबर को होगा कैबिनेट में। करीब 7 महीने बाद स्कूलों में लगे ताले स्टूडेंट्स के लिए खुल सकते हैं। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने राज्य के सभी जिलों से पेरेंट्स और टीचर्स की राय और सुझाव लिए, जिसमें सबसे अहम सुझाव ये आया कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोल दिए जाएं। वहीं इन सुझावों पर आखिरी फैसला 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में होगा। 14 तारीख को कैबिनेट है और मुझे उम्मीद है कि इस विषय को उस दिन हम सारे सुझावों के साथ हम उसमें उसका प्रेजेंटेशन देंगे और बाकी जो सरकार सामूहिक रूप से निर्णय लेगी, जो बच्चों के हित में होगा, विद्यालय शिक्षा के हित में होगा, उसका पालन किया जाएगा। वहीं पेरेंट्स और टीचर्स ने ये कहते हुए स्कूल खोलने को जरूरी बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, जिससे बच्चों के बिगड़ने का डर है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना से बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की है। इस टाइप से बोलते हैं, मैं उनके किसी बात पे मैं कोई टिप्पणी करते हुए नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्या इतनी बड़ी है कि यह किसी व्यक्ति पर थोपने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि एक सामूहिक अपनी जिम्मेवारी को समझकर, बच्चे बेशक उनके हैं लेकिन हमारे बच्चे हैं। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा सवाल स्कूल एजुकेशन को लेकर खड़े हुए, जहां प्राइवेट स्कूल अब भी ऑनलाइन के नाम पर फीस वसूल रहे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में 7 महीनों से सन्नाटा पसरा हुआ है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य में कॉलेजेस के कब से खुलेंगे के सवाल पर कहा कि 15 अक्टूबर की बैठक में कुलपतियों के साथ तय किया जाएगा इसका फैसला। इसके साथ ही कहा गया कि सभी कॉलेजेस को इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा रहा है। इंटरनेट सेवा से और 4G कनेक्शन दे रहे हैं प्रत्येक कॉलेज को, और 15 तारीख को मैंने सभी कुलपतियों को बुलाया है और अपने डायरेक्टरों को बुलाया है, और उस दिन हम निर्णय करेंगे कि कॉलेज कब से खोलने हैं, किस चरणबद्ध खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोले जाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं आपको बताएं कि पेरेंट्स बच्चों की सुरक्षा को लेकर इस कदर परेशान हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपनी चिंता को जाहिर कर रहे हैं। पेरेंट्स स्कूल भेजने के एवज में अपने बच्चों की सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। पौड़ी में गढ़वाल मंडल के अपर शिक्षा निदेशक ने भी कहा कि विभाग अभिभावकों को आखिरकार कैसे ये गारंटी दे सकता है, इसीलिए बच्चों को लेकर माँ बाप की चिंताओं का ध्यान रखा जा रहा है और उनकी बातों को भी बहुत ध्यान से सुना जा रहा है। जो अभिभावक लगातार फोन कर रहे हैं, तो अभिभावक मुझसे ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग क्या गारंटी दे सकता है हमारे बच्चों के सुरक्षा की। तो जहाँ तक बात गारंटी की होती है, गारंटी जब कोई दवाई ही नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो शिक्षा विभाग तो मुझे नहीं लगता है कि गारंटी देने की स्थिति में होगा। लेकिन जो भी है, शिक्षा विभाग अपनी बात शासन को कहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ कई गांवों की लाइफलाइन बनने जा रही टनकपुर जौलजीबी सड़क विवाद प्रदेश में लगातार सुर्खियों में है। समय रहते अगर सड़क विवाद नहीं थमा तो 2022 में सड़क विवाद का असर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। टनकपुर जौलजीबी टेंडर को लेकर उठा विवाद विधानसभा तक पहुंच चुका है। सत्ता पक्ष के विधायक पूरन फरत्याल के लगातार मुखर होने से कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है, तो वहीं कांग्रेस अब इसे जिले की 2 विधानसभा चंपावत और लोहाघाट में चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी नेता समय रहते विवाद का पटाक्षेप करना चाहते हैं। एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क और जो इस क्षेत्र के तल्लादेश क्षेत्र के 30,000 लोगों की लाइफलाइन है, उस सड़क को नाक की लड़ाई या मूंछ की लड़ाई बना के उलझाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जहाँ तक इसके विवाद का सवाल है, इस विवाद का तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद इसके विवाद का स्वतः ही समाधान हो चुका है और विवाद है ही नहीं अब। और जहाँ तक क्षेत्रीय जनता अगर विवाद की बात करती है या कोई ऐसी बात करती है, तो उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जाकर उनकी बातों को सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। टेंडर विवाद के चलते 3 साल तक सड़क निर्माण रुकने से नाउम्मीद हो चुके ग्रामीणों में
दोबारा सड़क निर्माण शुरू होने से अब फिर से उम्मीद जगी है और ग्रामीणों का कहना है कि पड़ोस में नेपाल बॉर्डर पर सड़क बन चुकी है। ऐसे में अगर अब राजनीति के चलते टनकपुर जौलजीबी सड़क का निर्माण कार्य रुका तो इसका जवाब 2022 में दिया जाएगा। 3 साल तक ये काम अटका पड़ा, उसके बाद अब फिर शुरू हो गया है। अगर राजनीतिक विरोध के कारण फिर अगर ये काम हमारा ये फिर अटकता है तो इसका खामियाजा अगले चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। निर्माणाधीन टनकपुर जौलजीबी सड़क बॉर्डर पर रह रही एक बड़ी आबादी को जोड़ती है। ऐसे में सड़क का काम दोबारा रुकता है तो इसका सीधा असर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर पड़ना तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। खटीमा में नेपाल बॉर्डर से लगे नागरा गांव में बन रही सड़क पर स्थानीय ग्रामीणों ने गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क का काम रुकवा दिया। ग्रामीण का आरोप है कि कालापुल में दमगड़ा के बीच में बन रही 5 किलोमीटर सड़क में मानकों के तहत ये काम नहीं हो रहा है। वहीं ठेकेदार कहते हैं कि बारिश की वजह से खेत से मिट्टी सड़क पर आ गई थी, जिसे साफ कराया गया। लोगों में ये आक्रोश है कि यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है गुणवत्ता के अनुसार नहीं हो रहा है, तो लोगों ने यहाँ पर आके काम रोक दिया गया है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है कि रोड में कुछ मिट्टी आ गई थी। तो मिट्टी इसलिए आई थी कि पटरी ऊंची थी, पहले पटरी बनाने के लिए मिट्टी भरी थी, तो ऊंची होने से वो बरसात में बहकर रोड में आ गई थी। तो उसको सफाई कर रहे हैं हम। मैंने गांव वालों से कहा कि पूर्ण रूप से सफाई होने के बाद ही इसमें पीसी का काम आगे को चलेगा। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की पहचान एक समय में बाजार में बिछाए गए पटाल से हुआ करती थी। समय बदलने के साथ ही बाजार से पटाल हटाकर कोटा पत्थर बिछा दिए, लेकिन अब नगरपालिका बाजार में दोबारा से पटाल के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कर रही है, जिससे नगर की ऐतिहासिकता बनी रहे, यहां आने वाले पर्यटकों ने धरोहर दिखाई जा सके। कला है वो उसको जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें अच्छे पटाल, अब पटाल भी जो है वो भी कम से कम 2.5 इंच से ऊपर के पटाल अगर मिल जाएं तो उसी से इसे आच्छादित किया जा सकता है। हमने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन अभी हमें इसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। कोरोना में प्रवासी गांव लौटे तो क्वारंटीन सेंटरों ने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 10,000 का मरहम लगाया तो जरूरत, लेकिन वो पैसा अब भी प्रधानों के खाते में नहीं आ सका है। प्रधानों का कहना है कि पैसे को निकालने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर वो थक चुके हैं। इसके साथ ही प्रधानों का ये भी कहना है कि पैसा निकालने के लिए अधिकारी जीएसटी और टिन नंबर मांग रहे हैं। हालांकि अब सवाल ये उठने लगे हैं और इन सवालों के उठने के बाद ही डीएम कह रहे हैं कि ग्राम स्तरीय क्रय समिति की संस्तुति लेकर पैसा ले सकते हैं। कुछ ग्राम पंचायत में इन्होंने 5,000 रुपये की धनराशि दी है और कहीं पर कुछ ग्राम पंचायतों में 10,000 की धनराशि दी है। उसमें भी इस प्रकार की कंडीशन लगा दी गई है। अपने स्वयं की जेब से बहुत सारा पैसा यहाँ पर खर्च कर चुके हैं। जो ग्राम प्रधान की एक समिति होती है, ग्राम स्तरीय क्रय समिति, वो अगर अपना सर्टिफिकेट लगा देगी कि ये इस प्रयोजन के लिए हमने सामान खरीदा था और इन लाभार्थियों को उपभोग हेतु वितरण किया है, तो उस सर्टिफिकेट से भी उनका हम पेमेंट्स रिलीज कर देंगे। और आइए अब आपको यहाँ बताते हैं कि विकास नगर के पृथ्वीपुर गांव किसान की 10 बीघा में खड़ी धान की लहलहाती फसल रहस्यमय तरीके से सूख रही है। किसान का कहना है कि उसने कृषि विभाग की तरफ से मुहैया कराए गए जाने वाले 6,444 गोल्ड प्रजाति के बीजों से तैयार पौध की रोपाई की थी। इसी मामले की जानकारी होने पर अब गांव पहुंचे बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जांच के लिए कृषि अधिकारियों को कहा है। बीमारी का पता नहीं लग रहा है, कैसे खराब हुई, क्या बीमारी लगी, कोई इसका हमारे को क्लियर पता नहीं लग रहा है। तो मेरी सरकार से एक ही विनती है कि वो इस बीमारी का पता लगाए कि कौन सी बीमारी लगी है और जो मेरी फसल बर्बाद हुई है उसका मेरे को मुआवजा दिया जाए। बाकायदा केसीसी पर उनका क्रेडिट भी है, तो केसीसी पर क्रेडिट है तो इंश्योरेंस होना चाहिए। विगत वर्षों में भी वो लगातार इंश्योरेंस करते रहे। इस बार बैंक वालों ने गलती की कि उनका प्रीमियम नहीं काटा, तो उसको मैंने बैंक को कहा ये आपकी गलती है, किसान को हर कीमत पर मुआवजे का फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए।
वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अगर अलग पहचान की बात की जाए तो ये पहचान सिर्फ और सिर्फ टिहरी झील अपने पास रखती है। इन दिनों प्री वेडिंग शूट का हब बनने जा रही है टिहरी झील और लोग प्री वेडिंग शूट के जरिए अपनी वेडिंग को यादगार बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन लोग दूर दराज से यहां पहुंचते हैं। वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद उठाते हैं, लेकिन अब टिहरी झील फिल्मों, गानों की वीडियो शूट के साथ साथ प्री वेडिंग शूट के लिए भी एक बेहतर लोकेशन बनकर उभर रही है, जिसके लिए मुंबई, दिल्ली, यूपी, हरियाणा से लोग प्री वेडिंग शूट के लिए टिहरी झील पहुंच रहे हैं और झील के फ्लोटिंग हट, तिवाड़ गांव, डोबरा चांठी पुल पर अपनी प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा एक बार टिहरी आके जरूर देखें। बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मिनी स्विट्जरलैंड इसको समझ लीजिए। आप व्यू और वादियाँ देख सकते हैं। इट वाज प्री डिसाइडेड कि हम लोग को यहीं टिहरी कराना है एंड मेन स्पॉट जो हमारा था वो वाटर विलास था एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट कि हम लोग बिकॉज ऑफ दैट हम लोग यहाँ टिहरी के लिए आए थे कि ये सब पूरा कवर हो जाएगा। लॉकडाउन के चलते जहाँ टिहरी झील सुनसान पड़ी थी, तो वहीं अनलॉक के बाद बोटिंग के साथ ही प्री वेडिंग के लिए लोगों के यहाँ पहुँचने से बोट व्यवसायियों में खुशी है और लॉकडाउन के कारण जो उनका नुकसान हुआ था, प्री वेडिंग से उसकी भरपाई हो रही है। टिहरी झील में प्री वेडिंग के लिए 6 से 10,000 रुपए प्रति घंटे चार्ज किए जाते हैं। आज की डेट में यहाँ पे लोगों का बेस्ट जो है प्री वेडिंग वो टिहरी लेक में लोग मानते हैं कि टिहरी लेक का एक शूट प्री वेडिंग के लिए सबसे मायने रखता है। टिहरी झील जो कि वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक अलग पहचान रखती है, तो वहीं अब प्री वेडिंग शूट होने से यहाँ रोजगार के और साधन बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, ध्यान से देखिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। क्या आप भी काल सर्प दोष से परेशान हैं? तो देखना ना भूले काल सर्प दोष पर विस्फोटक खुलासा आज शाम 7:56 पर।